किया है कि अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। दरअसल गुजरात में इन्होंने एक नए प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू किया है। अब इससे ओवरऑल कैपेसिटी कितनी बढ़ेगी, कंपनी ओवरऑल क्या आउटलुक लेकर चल रही है और ऑन द ग्राउंड डिमांड की सिचुएशन क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता जुड़ गए। मेहता साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये जो आपकी नई फैसिलिटी शुरू हुई है उससे ओवरऑल आपकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है और करंट यूटिलाइजेशन में कितना इंप्रूवमेंट आता है? थैंक यू वेरी मच। ये जो नई कैपेसिटी जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन हमने हाल ही पिछले सप्ताह शुरू किया है, ये वर्जिन पैकेजिंग बोर्ड की मशीन है। इसकी कैपेसिटी 1,70,000 टन वार्षिक है और अभी ऑलरेडी 1,30,000 टन पैकेजिंग बोर्ड हम लोग बनाते हैं। तो ये 1,70,000 जुड़ने से करीब 3 लाख टन की वर्जिन बोर्ड की कैपेसिटी हो जाएगी। और ओवरऑल कैपेसिटी अगर कंपनी की देखते हैं तो अभी 4.55 लाख टन जेके पेपर स्टैंड एलोन की कैपेसिटी थी, तो उसमें ये 1,70,000 जुड़ेंगे तो 6,25,000 टन जेके पेपर की स्टैंड एलोन कैपेसिटी हो जाएगी। और इसमें सिरपुर की कैपेसिटी जो 1,36,000 है उसको जोड़ते हैं तो टोटल कंपनी की जो पैकेजिंग बोर्ड और पेपर की कुल मिलाकर के कैपेसिटी 7.6 लाख टन ईयरली हो जाएगी। सर, करंटली क्या यूटिलाइजेशन है इन फैसिलिटीज की, जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है और सिरपुर फैसिलिटी? करंटली जो गुजरात और उड़ीसा दोनों जो कैपेसिटीज हैं, जो 4.55 लाख टन है स्टैंड अलोन जेके पेपर की, इसका यूटिलाइजेशन ओवर 100% है, 105% है टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड सिरपुर की जो कैपेसिटी है वहाँ करीब ओवर 80% यूटिलाइज अभी हो रही है करंटली। एंड गोइंग फॉरवर्ड इसी क्वार्टर के एंड तक 90% क्रॉस सिरपुर का करना चाहिए। और जेके पेपर की दोनों प्लांट है वहाँ तो 100% यूटिलाइजेशन है। नई मशीन का जहाँ तक सवाल है, इसका कैपेसिटी रैंप अप होगा अगले 3-4 महीनों में। काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर प्रोडक्शन आना चाहिए क्योंकि मार्केट में डिमांड रॉबस्ट है और पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है। मैं इनफैक्ट यूटिलाइजेशन इसीलिए जानना चाह रही थी क्योंकि वो एक इंडिकेटर रहता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है। ये बताइए, ये थर्ड वेव का कुछ असर बिल्कुल पड़ा नहीं है ना बिजनेस पर? क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम रहा है, इतने अग्रेसिव लॉकडाउन्स नहीं रहे हैं, और आपने क्योंकि कहा डिमांड अच्छी है, क्या ये FY23 में एक बहुत तगड़ी लहर ग्रोथ की दिखा सकती है आपके लिए? देखिए, जहां तक वेव 3 का सवाल है, यूटिलाइजेशन मैं कहूंगा कि इस वेव 3 के पहले जेके पेपर के दोनों प्लांट 100% यूटिलाइज हो रहे थे। अभी वेव 3 का थोड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि ऑफिसेस में पार्शियल थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम अगेन शुरू हुआ है, कुछ स्कूल कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर में फिर एक स्लो डाउन आया है, तो कुछ इम्पैक्ट कॉपियर पेपर के ऊपर जरूर पड़ेगा। वो भी मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, महीने 15 दिन के लिए। लेकिन अदरवाइज पैकेजिंग बोर्ड, कोटेड पेपर, मैपलिथो, इनकी डिमांड अच्छी है। पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड तो वैसे भी अच्छी है क्योंकि फूड सर्विस, होम डिलीवरी एंड FMCG प्रोडक्ट, ये सब प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। गोइंग फॉरवर्ड 22-23 फिस्कल ईयर, मुझे लगता है कि पेपर इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहना चाहिए क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए काफ़ी कुछ प्रिंटिंग भी होंगी। ऑफिसेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी जब अच्छी रहेंगी तो ऑफिस पेपर की डिमांड अच्छी रहेगी और पैकेजिंग बोर्ड तो ग्रो कर ही रहा है, तो उस हिसाब से 22-23 शुड बी अ गुड ईयर। मैं सर आपसे आखिरी सवाल आपके इनपुट कॉस्ट पर लेना चाहती हूँ, क्योंकि बीच में हमने देखा था पल्प प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे तो उसका कुछ प्रेशर आ रहा था। इस समय इनपुट की क्या स्थिति है? रॉ मटेरियल कॉस्ट कहाँ पर है? क्या इन कंट्रोल है? देखिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट की जब बात करते हैं तो प्रेडोमिनेंटली कमोडिटी प्राइसेस से इम्पैक्ट हुआ है
चाहे वो कोटिंग केमिकल हो, चाहे वो अदर पल्पिंग केमिकल्स हो, उसका इम्पैक्ट आया है। एनर्जी कॉस्ट बढ़ी है, चाहे वो पेटकोक की प्राइस बढ़े हैं, कोल के प्राइस बढ़े हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक ये जो प्राइसेस, इनपुट कॉस्ट जो बढ़ी हैं, उसको हम पास ऑन करने में सफल रहे हैं। पल्प की प्राइसेस जो है ग्लोबली पहले स्टेबल रही, अभी फिर वापस थोड़ा सा इजाफा हुआ है। लेकिन क्योंकि हम लोग इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं, हम लोग अपना पल्प खुद बनाते हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आता। थोड़ा इम्पैक्ट आता है उसका, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका नहीं आता। ज्यादा इम्पैक्ट तो एनर्जी प्राइसेस और दूसरे केमिकल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसका है। मिस्टर मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और ये आउटलुक देने के लिए। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि FY23 में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी सेल्स की, क्योंकि डिमांड है और डिमांड इनफैक्ट ज़्यादा बेहतर होने के आसार है। होपफुली तब तक कोई और नया वेरिएंट नहीं आएगा जो इनफैक्ट ओवरऑल कामकाज पर असर डाले। स्टॉक आपके सामने करीब 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड में। चलिए लेते हैं अब एक जायजा खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों ने जो नए नए ट्रेड्स जोड़े, उसका कितना फायदा इनके हाथ लग रहा है और ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है वो आपको दिखा देते हैं। तो पहले लेकर आते हैं गौरव बिस्सा का ट्रेड। जिंदल स्टेनलेस इन्होंने जोड़ा, 225 का टारगेट दिया, 200 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए क्या बन रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये आपके लिए इनका पोर्टफोलियो, एक ही ट्रेड दरअसल इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है। 0.05% के रिटर्न्स बन रहे हैं। कुणाल शाह ने ट्रेंड को जोड़ा, 1250 का टारगेट, 1150 इन्होंने स्टॉप लॉस के तौर पर चुना है। और यहाँ पर रिटर्न्स की स्थिति क्या है वो भी अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। फिर कुलदीप के पोर्टफोलियो पर भी नजर डाल लेंगे। तो ट्रेंड करीब 0.16% के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। कुलदीप ने शिल्पा मेडिकेयर को कैरी किया, याद रखिएगा कल से आज में, वो है इनके पोर्टफोलियो में 600 के लिए। केईआई इंडस्ट्रीज 1260 का टारगेट, ये नया ट्रेड है, 1175 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। और रिटर्न्स देख लेते हैं शिल्पा और केईआई मिलकर क्या स्थिति बन रही है। तो शिल्पा आज थोड़ा सा लड़खड़ाया है, लेकिन केईआई उनको मेकअप कर रहा है करीब 1.25% के रिटर्न्स बनते हुए। ओवरऑल रिटर्न्स की चाल अब देखिए कौन कहां पर है। गौरव बिस्सा 4.5% के रिटर्न्स के साथ, कुणाल शाह 2% के रिटर्न्स पर, कुलदीप सिंह -0.61% के रिटर्न्स पर। एक एक स्टॉक आगे आएगा हमारे जानकारों की तरफ से। आज दोपहर में अपडेट आपको मिलेगा 1 बजे मिड कैप मंत्र में। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। और आज कमोडिटीज ही हेडलाइन बना रही है। जिस तरह से बॉन्ड यील्ड में इजाफा देखने को मिला अमेरिका में और कच्चे तेल में जो उबाल आया है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी पर होगी डिटेल में बातचीत आगे।